बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, मैंने एक होमवर्क दिया था, वो हो गया? फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई का बिल्कुल मासूम सा सवाल था, ऐसा ही है भाई? ऑनलाइन वालों हो गया जी? सोल्यूशन में भेज दूंगा आपको। अच्छा जी, अपने पास आप हेडिंग डाल दीजिए फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, जल्दी से। फिर हम हर सवाल करेंगे ओसीआई पीएनएल के साथ। सही जी, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा आप लोग भी। मैं क्वेश्चन बच्चे कह रहे थे कि सर क्वेश्चन भी शेयर कर दें, मैं क्वेश्चन भी भेज दूंगा आज। बुक आ गई है, बुक सबने खरीद भी ली है। होमवर्क वाले क्वेश्चन भी आज भेज दूंगा सारे। सही है, ऐसे ही करूंगा, बेफिक्र रहें। बस 1 मिनट दीजिएगा। रोहान कह रहे हैं बट सर इसमें इन्वेस्टमेंट गिरने के बजाय बढ़ रही थी क्योंकि आईआरआर ज्यादा था कूपन रेट से। इन्वेस्टमेंट गिरने के बजाय कम हो रही थी, फेयर वैल्यू चेंज हो रही थी ना, तो इसमें क्या फर्क पड़ता है रोहान? कौन सा क्वेश्चन दिया था तुम्हें मैंने? क्वेश्चन नंबर 22। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही थी ना, तो क्या मसला है? होने दो इंक्रीज। तुम्हें लॉजिक बताई तो थी कल कि इस वजह से इंक्रीज होती है। अच्छा जी, 22 मैंने होमवर्क दिया था, 23 24 बाकी है। सही है जी, वो भी सेम ओसीआई वाले ही आई थिंक, वो भी देखते हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको पहले स्क्रीन शेयर कर दूं यहाँ पे क्लास में भी। सर जो होमवर्क वाला क्वेश्चन था प्लीज उसका बता दें कि प्रीमियम शुरू में ही लेते हैं ना या लास्ट पे? अच्छा देखो, एक चीज मैं यहाँ पे वो खोल भी लेता हूँ, डिस्कस कर लेते हैं इसको, rather देन आप कंफ्यूजन कैरी करें। ये वाला है भाई, ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा इसको मैं देखूं। हुजैफा आ गया? हुजैफा को बोलो मेरा लैपटॉप निकाले, मैं आ रहा हूँ। आज वाली क्लास भी लैपटॉप पर अपलोड होगी? लैपटॉप पर? अच्छा यूट्यूब पर, ओके। यूट्यूब पे कर देंगे अपलोड, पर आई डोंट थिंक सो कि होनी चाहिए। सर जो होमवर्क वाला क्वेश्चन था प्लीज उसका बता दें, अभी बता देते हैं। देखें, ऑन जनवरी 1 2019 एन एंटिटी सब्सक्राइब रुपीज 20,000 5% बॉन्ड। ये 20,000 रुपये कौन सी वैल्यू है? फेस वैल्यू। कौन सी वैल्यू है? फेस वैल्यू। इस पे 5% का कूपन रेट है, ऐसा ही है। चलिए जी आगे सुनिएगा। इंटरेस्ट बीइंग रिसीवेबल एनुअली इन एरियर, यानी हर साल के आखिर में। डेफिनेटली कोई मसले वाली बात नहीं है इधर। दी बॉन्ड वॉज परचेज एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। अच्छा देखो, जब मैंने परचेज किया ना, ये उस वक्त का डिस्काउंट है। उस वक्त के डिस्काउंट का मतलब समझते हो कि मैंने पैसे दिए होंगे तो मैंने उसको उसी वक्त इनकॉर्पोरेट किया होगा, यानी माइनस करके अपनी फेयर वैल्यू निकाल ली होगी। दिस इज कॉल्ड फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। क्लियर है? आगे, एंड वाज रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ। अब एक चीज प्लीज अपने दिमाग में डालो, ये जो रिडेम्पशन का प्रीमियम है ना, ये वाला, ये मैं आज क्यों इनकॉर्पोरेट करूंगा? ये मुझे कब मिलेगा? आखिर में। तो इसकी पूरी इनकम आखिर में रिकॉर्ड करूंगा या ओवर द पीरियड? आखिर में नहीं, ओवर द पीरियड। देखो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल देता हूँ, प्लीज सुनना। आप लोग अपने पे सोल्यूशन से इसको मैच भी करिएगा। 20,000 रुपए की आपकी कौन सी वैल्यू है? फेस वैल्यू। सही है जी, ये आ गई 20,000 रुपए की आपकी फेस वैल्यू। आपने इसमें से माइनस कर दिया डिस्काउंट 1,000 रुपए का, ये कितना आ गया?
19,000। चलिए जी, फिर वो कह रहा है कि भाई ये इसकी जो रिडम्पशन है वो होगी कितने पे? 5% के प्रीमियम पे। भाई मुझे एक बात बताओ, अगर आ रहा हूँ ज़ैफा 2 मिनट में, बैग आई थिंक या तो सर के रूम में होगा या तो एडमिन में या तो यहाँ पे इधर रूम 3 में। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, ये 19,000 हो गई कौन सी वैल्यू? फेयर वैल्यू। इसमें मैं कैपिटलाइज कर दी क्या? कितनी आई थी वो? 380। ये आ गया 19,380। ऐसा ही है भाई। वो जो प्रीमियम है, अच्छा देखो मुझे इतना पता है कि मेरी इन्वेस्टमेंट यहां से शुरू हुई है, इसको मैं कहता हूं कैपिटलाइज अमाउंट। अच्छा जी, जो प्रीमियम मुझे कब मिलेगा? आखिर में। प्रीमियम एट एंड, ऐसा ही है। जो प्रीमियम मुझे आखिर में मिलेगा वो कह रहा है 5% प्रीमियम पे आपको रिडम्पशन होगी। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूं मुझे आखिर में 20,000 नहीं मिलेंगे, 21,000 मिलेंगे? ऐसा है? अच्छा, यानी आपकी अभी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है कम, आपको आखिर में मिलेंगे ज्यादा। कितने मिलेंगे? 21,000 रुपए। तो आप मुझे एक बात बताओ, कुछ ऐसा पोर्शन होगा इन दोनों के डिफरेंस का जो ओवर द पीरियड रिकॉर्ड हो रहा होगा। वो कैसे रिकॉर्ड होगा? आईआरआर के जरिए। तो जो तुम हर साल इनकम रिकॉर्ड कर रहे होगे ना, उसमें कुछ ना कुछ पोर्शन इस 1000 के प्रीमियम का भी होगा। जो ओवर द पीरियड कौन रिकॉर्ड कर रहा है? हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। पहले बताओ ये बात समझ आई? अच्छा जी, यानी ये जो आखिर वाला प्रीमियम है 1000 का, मैं अभी रिकॉर्ड नहीं करूंगा, ये ओवर द पीरियड खुद ब खुद रिकॉर्ड हो जाएगा। देखो लॉजिकल सी बात है ना, इस पूरी इन्वेस्टमेंट की जो भी कॉस्ट है वो एक्सपेंस आउट होगी ओवर द पीरियड। इस इन्वेस्टमेंट पे जितनी भी इनकम है रिकॉर्ड होगी ओवर द पीरियड। इस इन्वेस्टमेंट पे जितनी भी प्रीमियम इनकम है वो भी रिकॉर्ड होगी। रिसीव कब होगी? आखिर में। कब? जब इन्वेस्टमेंट खत्म होगी। ऐसा ही है। तो वही तो कह रहा हूँ कि ये दिस इज अ काइंड ऑफ रिसीवेबल भाई। ये राइट टू रिसीव कैश है, ये ग्रो होता रहेगा और ग्रो होते 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 कहाँ पहुंच जाएगा? 21,000 रुपए। क्लियर है बात? ऑनलाइन में तो जल्दी बताओ तो क्लियर है? सर इसमें कैरिंग अमाउंट निकालते वक्त अमोर्टाइज कॉस्ट की जगह कैपिटलाइज ऐड करेंगे। अमोर्टाइज कॉस्ट की जगह मतलब समझा नहीं बिलाल, तुम्हारा सवाल नहीं समझ आया मुझे। मैं करवा ही देता हूँ ये यार, तुम लोग अगर कहते हो तो ऐसा देख लो। अच्छा भाई, मैंने एक एंट्री बना दी, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट 19,380। सही है जी, ये सिंपल सिंपल कैपिटलाइजेशन हो गई, इजी था ये। अच्छा भाई अब इधर देखें, इस वाले सवाल में आप देखें तो आपको आईआरआर इसने बताया कितना? 7.7413%। अच्छा आपका रिटर्न प्रोवाइडेड कितना है? इसकी लॉजिक देता हूं, आप लॉजिक देते हैं इधर। मुझे एक बात बताओ, आपका जो नॉर्मल रिटर्न है, क्या नॉर्मल रिटर्न ऐसे निकालते हैं आप कि आपकी जो फेस वैल्यू थी उस पे 5% फॉर 3 इयर्स कितना आया? 3,000। आपने कहा कि अगर आप पूरे 3 साल में, बिलाल अहमद कह रहे हैं सर कैरिंग अमाउंट निकालते हुए आपने अमोर्टाइज कॉस्ट लेस करवाई थी तो इसमें तो कैपिटलाइज हो रही है, उसे ऐड करेंगे ना। बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं तुम्हारी बात समझ गया, अभी करके बता देता हूँ ना, 1 साल तो क्लियर हो जाएगा। सही है बिलाल? इधर अमोर्टाइजेशन का हरगिज मतलब ये नहीं है कि इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो रही हो। अमोर्टाइजेशन का मतलब ये है कि इनकम भी रिकॉर्ड हो सकती है। तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट की जगह क्या होगी? यही तो कहता हूं कि अगर रट्टा लगता ना तो मर जाते तुम लोग। सिंपल लॉजिकल सेंस है कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी तो ऐड होगी, डिक्रीज होगी तो लेस होगी। लॉजिकल है। प्रीमियम भी मिल रहा है और डिस्काउंट भी मिल रहा है, इसलिए आईआर की परसेंटेज ज्यादा होगी कूपन से। एग्जैक्टली अब देखते हैं, बिल्कुल बोला सही है इसने। अच्छा मुझे एक बात बताओ, लॉजिकली सोच के, मैंने 3,000 नहीं कमाए, मुझे डिस्काउंट भी मिला है, डिस्काउंट रिसीव्ड आ गया 1000, प्रीमियम रिसीव्ड 1000। भाई मेरे ख्याल से तो सौदा 3,000 का हुआ था, मैं कमा कितने का हूं? 5। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं ओवर द पीरियड, अच्छा पहले ये पूरे 5,000 डे 1 पे रिकॉर्ड कर लूं?
1 साल में, 2 सालों में, ओवर द पीरियड? अच्छा, ये ओवर द पीरियड मानते हो ना, IRR के जरिए रिकॉर्ड हो जाएंगे। चलें जी, वेरी गुड, आगे सुने। फिर हमने ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर की है 380। मेरे एनालिसिस के हिसाब से मैं कितने कमाऊं? 4620, ऐसा ही है। मैं 4620 की इनकम कमाऊंगा ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स। अब खुद सोचो यार, 3000 कमाऊं तो 5%। आपको क्या लगता है, क्या मैं 3000 कमाऊंगा या इससे ज्यादा? तो मेरा एक्चुअल रिटर्न 5 होगा या इससे ज्यादा? तो आपके सामने सवाल में ज्यादा दिया हुआ है, कोई टेंशन वाली बात है? नो सर, आप देखें आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है 7.7413, ऐसा ही है। चलिए जी, अब आपने ओपनिंग वैल्यू उठाई, इंटरेस्ट पिक किया, कैश और क्लोजिंग। यहाँ पे आपकी कैरिंग अमाउंट आएगी, सॉरी फेयर वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, गेन या लॉस आ जाएगा। और यहाँ पे आपका एज एड के बैलेंसेस आ गए। सही जी, ताकि आप बैलेंस शीट बना सके आराम से। एडिशनल इनकम एडिशनल कॉस्ट से, अच्छा क्या जुबैर सही कह रहे हैं, एडिशनल इनकम एडिशनल कॉस्ट से ज्यादा है, इसलिए मेरा IRR भी ज्यादा है। सही कह रही है, मेरी एडिशनल इनकम एडिशनल कॉस्ट से, अच्छा रिवर्स होता, मेरी एडिशनल कॉस्ट ज्यादा होती तो IRR जो अब तक सीखा है। तो यार ये मत समझना एग्जाम में कि हमेशा इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होगी। इट डिपेंड्स अपॉन लॉजिकल सेंस कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है, तुम्हें क्या ऑफर हुआ है। सही है, आगे। अब मुझे एक बात बताएं, इसकी ओपनिंग आ गई 19380, इस पे इंटरेस्ट कितने पे, 7 पॉइंट समथिंग पे, कितना आ गया 1500। अच्छा जी, कूपन कितना 1000। यार ये तो सर अजीब सी बात है, लॉजिकल बताना मुझे। 1000 रुपए रिसीव कर रहा हूँ, 1500 की इनकम बुक कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आप ये 1500 की इनकम बुक करके इसको रिसीवेबल बुक करोगे, और वो रिसीवेबल कहाँ क्लब हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट में। तभी तो उसका नाम क्या है, राइट टू रिसीव। मैंने बेसिक पे क्यों टाइम लगाया भाई, ताकि पता तो लगे कि राइट टू रिसीव कैश है। तो वरना तुम लोग तो बोलते हैं आज मुझे सर इन्वेस्टमेंट क्यों डेबिट हो रही है, खरीदी तो नहीं है। बात क्लियर है? चलिए जी, यानी अब मुझे एक बात बताएं, मेरा क्लोजिंग कितना आ गया 882। अच्छा पहले साल में तो 19882 की कैरिंग अमाउंट भी होगी, जीरो है। चलें जी, ये भी जीरो आ गया। फेयर वैल्यू कितनी रखूं, 19400। अच्छा फेयर वैल्यू लॉस है कितना, 480। टेक्निकली लॉस बनता भी है, इसलिए मेरी बात समझिएगा। सर प्रीमियम रिसीव 1000 को ओपनिंग में नहीं लेंगे। नवीद खान जब आप नहीं थे ना क्लास के अंदर, मैं बता चुका था, प्रीमियम रिसीव अभी रिसीव कर रहे हो या आखिर में रिसीव करोगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आखिर में रिसीव करोगे ना? तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये जब आखिर में रिसीव करोगे तो इसको पहले रिकॉर्ड तो करोगे ना कि तुम्हारी इनकम है। तो मैंने फिर ये सवाल पूछा इनसे कि आज ही रिकॉर्ड कर लूं या ओवर द पीरियड। मैंने अभी यहाँ पे इतना बड़ा प्रूफ किया है कि 1000 रुपए रिसीव कर रहे हो, 1500 की इनकम रिकॉर्ड कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या है कि आप कुछ इनकम रिकॉर्ड करके उसको इन्वेस्टमेंट में क्लब करोगे, और वो क्लब होते 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 आखिर में कहाँ पहुंच जाएगी, 21 पे। और आखिर में क्या करोगे, पैसे वापस ले आओगे। ऐसा ही जी नवीद, क्लियर है आप? ओके जी, आगे। अब मुझे एक बात बताओ, मेरा एजाइड भी कितना आ गया 480। अच्छा फिर मैं इस साल की एंट्री भी बना लेता हूँ। मेरे पास कैश आ गया 1000, इंटरेस्ट इनकम आ गई, तो ये तो एंट्री बैलेंस नहीं हो रही। क्या करें, इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट डेबिट? तो हमेशा क्रेडिट होती है सर, अभी भी चिपका देते हैं। एडिशनल इनकम की वजह से जो रिसीव नहीं हुई, कब होगी? तो अब क्या करूं? अच्छा इसका रिवर्स केस क्या होता है, एडिशनल कॉस्ट होती है जो कैपिटलाइज हुई होती है, उसको हम क्या कर रहे होते हैं, कम कर रहे होते हैं, तो एक्सपेंस हो रहा होता है। एक्सपेंस हो रहा होता है तो इन्वेस्टमेंट क्या हो रही होती है। तो जैसा गेम है वैसी अकाउंटिंग है, क्लियर है? चलिए जी, हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को डेबिट किया 500 से, मेक सेंस? चलिए जी आगे, चलो एक और लॉजिक देता हूं तुम्हें पता है फेयर वैल्यू लॉस क्यों आ गया? क्योंकि तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, समझिएगा, तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही इतनी इनकम्स हैं
कि मार्केट तुम्हें इतने पे करने को तैयार नहीं है। लॉजिकल सी बात है यार, तुम खुद भी देखो ना, कॉन्ट्रैक्ट में तुम्हें पहले डिस्काउंट मिला, आखिर में प्रीमियम मिल रहा है, तो ये कंपनी कर रही है ना। कोई भी इंडिविजुअल बंदा आई थिंक इतना रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि देखो वो तुमसे सौदा था। अब तुम जब इसको चुकाओगे ना किसी और बंदे को, उसको सिर्फ रिटर्न मिलेगा, इंटरेस्ट यानी कूपन, और आखिर में प्रीमियम में भी। पहले वाला फायदा कौन ले गया? हम ले गए। इसलिए ये कहानी हो रही है, पर इसका तुम्हारी अकाउंटिंग से ताल्लुक नहीं है, सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। सही है? आगे सर, अगर ओसीआई में हमारा मूड बन जाए सेल करने का तो फिर क्या ट्रीटमेंट होगा? अहमद खान, चलो मूड बना भी लिया, तुम्हारे कोर्स का पार्ट नहीं है पहला डिस्पोजल, और मैं मूड बना के बेच भी दूं तो कैश ले आना, इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर देना, बाकी गेन या लॉस कहाँ फेंक देना? ओसीआई में। खत्म। अहमद, मैंने शुरू करने से पहले बताया है कि डिस्पोजल इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर कोर्स, आप जाके देख सकते हैं। सही है? तो हम सोचे भी क्यों, मैंने तुम्हें नॉलेज के लिए फिर भी बताया। हम जितने एम्बेड में देखो, मैं तुम्हारी बाउंड्रीज में रहते हुए चीजों को मुश्किल करूंगा, ताकि तुम्हारे कोर्स में कोई मुश्किल चीज है, मैं क्यों आउट ऑफ द कोर्स पढ़ाऊं जो कि है ही नहीं बिला वजह। सही है? इधर अब मुझे एक बात बताएं, लॉस लॉस है, चलो नेगेटिव कर लेते हैं जानी। इधर अब मुझे एक बात बताएं, मैंने किया ओसीआई डेबिट, इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट 480 से। चलें, अब ये कौन सा ईयर था भाई? 2019। हम आ गए 2020 पे। कितना ओपनिंग रखो? 19,400। भावेश कह रहे हैं सर अगर इसको बीच में सेल करते हैं, भाई बता तो दिया तेरे को, नहीं बेचेंगे, नहीं है कोर्स में। भावेश क्या हो गया है भाई? एक चीज एक डायरेक्शन में जाना ही नहीं है तो उस गली का रास्ता पूछूं क्यों? पहली बात तो ये है। सही है? अभी तो बताया उसको मैंने कि बेचूंगा तो भाई पैसे ले आना, जैसे नॉर्मल केस है, पैसे आ जाएंगे, जितने पे इन्वेस्टमेंट है वो क्या हो जाएगी? डी रिकॉग्नाइज। सही है? इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, अभी तुमने इन्वेस्टमेंट कितने पे रिकॉर्ड कर ली? 19,400 पे। 19,400 ले आओगे, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो जाएगी, गेन ऑलरेडी कहां पड़ा हुआ है? ओसीआई में। सही है? खत्म। चलिए जी, इधर नशा किया है कि सुबह सुबह? अच्छा भाई, 19,400 लिखूं या 19, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अलग है और मेरी फेयर वैल्यू अकाउंटिंग अलग है। वेरी गुड यार। इधर 1539, ये 1000 आ गया, क्लोजिंग 20419। चलिए जी, अच्छा अब मेरी कैरिंग अमाउंट ये 20419 है। अगर कैरिंग अमाउंट तुम ये कह रहे हो 20419, तो आप फिर पता है क्या अज्यूम कर रहे होते हैं कि आपने शुरू किया था साल 19880 से, जो कि ऐसा नहीं है। अच्छा जी, तो हम एक काम ये करें कि पहले तो अमोर्टाइजेशन की एंट्री बना लेते हैं। कैश डेबिट 1000 से, इंटरेस्ट इनकम आ गई 1539, और ये 539 इन्वेस्टमेंट आ गई, यही है। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ, मैंने लास्ट ईयर शुरू किया था 19,400 से। 19,400 में क्या मैं ये 539 ऐड कर दूं? कितना आ गया? 199, यही है 19939। वेरी गुड जी। अच्छा जी, 19939 तो मेरी कैरिंग अमाउंट है, क्या इस पे रहने दूं या फेयर वैल्यू पे लेके जाऊं? फेयर वैल्यू पे लेके जाऊं तो मेरी मार्केट में फेयर वैल्यू 20400। गेन कितना? अच्छा जी, 480 का क्यूमुलेटेड लॉस था, अब 19 का बच गया नेट। गुड है यार। इधर अच्छा भाई, अब हमने क्या किया? इन्वेस्टमेंट को डेबिट किया, ओसीआई को क्रेडिट किया 461 से। चलें जी, हम आ गए 2021 पे, फिर हम यहाँ पे 20419 इस पे इंटरेस्ट लगाएं। वेरी गुड, 1580 कर लेते हैं ताकि वो बैलेंस आ जाए। ये कितना आ गया? आप खुद देखे, आपने शुरू कहां से किया था, पहुंच गए 21,000 पे, क्योंकि आप इनकम रिकॉर्ड करते करते रिसीवेबल बुक करते गए थे, और वो इन्वेस्टमेंट में क्लब होता गया। इधर 21,000 था, तो मेरी इस दिन पे कैरिंग अमाउंट भी 21 है।
कैरिंग अमाउंट नहीं, कैरिंग अमाउंट 21 नहीं है, ये मैंने यहाँ पे पहले 2020 की एंट्री और ये 2021 भी बना देता हूँ। कैश आप ले आए 1000, इंटरेस्ट इनकम 1581 और इन्वेस्टमेंट डेबिट 581। ऐसा ही है जी। अब आप मुझे बताएं कि आपने 20,400 से शुरू किया था, तो 2400 प्लस 581 कितना हो गया? 20519। ऐसा ही है, 20519 की कैरिंग अमाउंट। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताएं आप लोग यहाँ पे कि सर अगर मैं इसको देखूं अपेरेंटली, तो मेरी इस बार इसने फेयर वैल्यू नहीं बताई हुई आखिर की, 31 दिसंबर 2000 या आखिरी वाली 2021 की रिडम्पशन वैल्यू। पक्की बात है? चलें जी। अच्छा वो कह रहे हैं 20981 है सर, 981 है। ओके जी, 20981 आ गई। चलें जी, बेहतरीन। अच्छा भाई, बच्चे कह रहे हैं कि इवन दो आपको फेयर वैल्यू नहीं बताई हुई हो, तो मैंने लॉजिक दी है कि आखिर में रिडम्पशन वैल्यू और फेयर वैल्यू इक्वल होंगे, क्योंकि अब इसके अलावा कोई गेन बचता नहीं है। अब पैसे वापस होना है, ये हमने लिख दिया 21,000 सॉरी, ये 19 का गेन आ गया। अच्छा तो ये क्या हो गया? 0। अच्छा टेक्निकली अब आपके पास कोई एडिशनल गेन कमाने का पोटेंशियल नहीं बचा। अच्छा जी, तो आपने क्या किया भाई, इन्वेस्टमेंट को किया डेबिट और ओसीआई को क्रेडिट 19 से। सही है। अब मैं अगर इसको सम करूं इंटरेस्ट को, यही आ रहा है 4620, क्योंकि आप आखिर तक लेके गए तो आपने सिर्फ उतना ही कमाया जितना आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शामिल था। क्लियर है भाई? अब कोई सवाल इसमें? सही है जी, सिंपल सा होमवर्क था यार ये। चलिए जी, होपफुली अब ये क्लियर हो गया होगा। सही है, ऑनलाइन में तो जल्दी बता दें, फिर हम अगली चीज पे मूव कर जाएं। ओके जी। अच्छा भाई, आप पहले मुझे इसको जल्दी से फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई से सॉल्व करके बता दें। क्वेश्चन नंबर 25, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई से, यानी पहली रिक्वायरमेंट जिसका आईआरआर आ रहा है 8.6929। जल्दी से। चलें जी, हो गया फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई से। बस बेहतरीन है, बेहतरीन है। अच्छा यार, सबका मैच हो गया? पहले ये बता दो। डन हो गया एवरीवन? मतलब आई थिंक कि इसमें कोई, तुम्हारा क्या मसला था जानी, क्या गलती की थी? अच्छा, एनालिसिस में गलती कर दी थी, जो प्रीमियम पे किया तुमने वो ऐड कर दिया था, लेस करना था वो, बस यही है ना? सही है। देखो ये भी श्योरिटी रखना है कि जब तुम्हारा क्लोजिंग टाइड अप हो गया ना, दैट मीन्स कि सब सही है। राइट है? चलें जी, ये आपको मैंने ये बता दिया कि इस सवाल को अगर, अच्छा हसीब कह रहे हैं सोल्यूशन भी करा दें इसका, करा देते हैं यार।
अच्छा भाई, इसकी फेस वैल्यू कितनी है? 1 मिलियन। चलें, ये फेस वैल्यू आ गई इसकी 1 मिलियन। हमने कोई प्रीमियम दिया है? 1.20। ये आ गया जी, इसमें आ गया। ये कितना हो गया? ये भाई 1159,200। चलें जी, बेस्ट है। आपने इसकी एक एंट्री बना दी होगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट। 1159 200, ऐसा ही है। वेरी गुड जी, मैच हो गया। अच्छा जी, इधर आप सर जल्दी से शेड्यूल बना लेते हैं इसका। ओपनिंग, इंटरेस्ट कैश, क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट, अच्छा पहला ईयर कौन सा है भाई हमारा? ये आ गया भाई 2020 हमारा। ये हमने लिख दिया यहाँ पे 1159,200। इस पे आपने इनकम बुक की। वेरी गुड जी, 100,768। कैश आ गया 125। क्लोजिंग आ गया आपका 113,4,968। अच्छा जी, अब पहले इसकी एंट्री बना लेते हैं। सर आप पैसे ले आए भाई, कैश हो गया डेबिट 125 से। इंटरेस्ट इनकम आ गई 100,768। इसमें क्योंकि एडिशनल कॉस्ट है तो वो अमोर्टाइज होगी, तो इन्वेस्टमेंट क्या होगी? कम होगी। ये आ गया आपका डिफरेंस कितना? डिफरेंस कितना आ गया अमोर्टाइजेशन का? 2423, बस 2423 ये है। चलें जी, फेयर वैल्यू आपने रख दी कितनी? अच्छा भाई, आपको इसने बता दिया कि एक बॉन्ड की फेयर वैल्यू ये है। आपका बॉन्ड्स कितने हैं? 10,000। तो कितना आ गया? 1170,000। अच्छा, गेन आ गया हमारे पास 350। ऐसा ही है जी, आपके पास एजेड का और फॉर द ईयर का गेन यही है। तो आपने एक और एंट्री बनाई होगी 2020 में, इन्वेस्टमेंट डेबिट ओसीआई। ये आ गया जी। अच्छा भाई, आपने 2021 शुरू किया। 2021 में आपने कैरिंग अमाउंट यही रख दी 1134,968। इस पे इंटरेस्ट कितना बुक किया? 98,662। ये एक 25 ही रहा 1108,631। जीरो ही होगा क्योंकि वहां पे 2 और 8 है। 630। अच्छा भाई, अब मैं ये पूछूं आपसे, तो पहले सर आप ये बता दें कि 2021 की आप एक एंट्री बना दें। कैश ले आए आप 125 का। इंटरेस्ट इनकम आप रिकॉर्ड कर लें 98,662 की। इन्वेस्टमेंट आपने क्रेडिट की 26,338। अच्छा, आपने ये साल शुरू किया था 1170,000 से। सही जी, आपकी इन्वेस्टमेंट इतने से रिड्यूस हो गई 26,338 से। तो आपके पास बची कितनी?
1143,662 1143,662। अब आपकी फेयर वैल्यू कितनी चल रही है? चलिए जी 1110,000। ये आ गया। अब आपका लॉस हो गया कितने का? ये आ गया भाई 33। अच्छा भाई आपके पास अब कितना बच गया? 1370 का अभी भी सरप्लस बाकी है, ऐसा ही है। अब ये तो फॉर द ईयर का लॉस है आपका 33,662 का। तो आपने ओसीआई को किया डेबिट 33,662 से, और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो गई 33,662 से। क्लियर है भाई? अब आप सर इसको 2022 पे ले आए। आपने 11,08630 पिक किया। इस पे इंटरेस्ट कितना? 96,372। ये 125 ही रहा। क्लोजिंग 108। ये रिडम्पशन वैल्यू यही थी एट अ प्रीमियम ऑफ ₹8। यही है, 8 के साथ मैच हो गया ये। अच्छा, कैरिंग अमाउंट निकालने से पहले आपको एंट्री बनानी होगी 2022 की। आपने कैश किया डेबिट 125 से, इंटरेस्ट इनकम हमने रिकॉर्ड कर ली 99,417, और इन्वेस्टमेंट कितने से? यही है ना 99,417? नहीं 96,372 है ना। तो ये कितना आ गया अमोर्टाइजेशन? 28। ये आ गई अमोर्टाइजेशन हमारी। अब आप खुद देखें, आपने शुरू किया था 1110,000 से, आपकी अमोर्टाइजेशन हो गई 28,628 की। कितना बचा? कैरिंग अमाउंट कितनी बची? 108,1372। ये रहा जी। अच्छा, अब हमारी फेयर वैल्यू नहीं भी बताया तो क्या मसला है, या बताई भी है इसने? चलें जी, पर उसमें देखें वही बताई होगी जो रिडेम्पशन वैल्यू है। चलें जी 108। अच्छा जी 1370 नेगेटिव आ गया, और ये 0 हो गया क्योंकि कोई एडिशनल गेन कमाने का पोटेंशियल नहीं बचा आपके पास। आपने यहाँ पे सिंपल एक एंट्री बना दी, ओसीआई डेबिट इन्वेस्टमेंट। हाँ भाई, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई क्लियर हो गया, हाथ साफ हो गया इसके ऊपर। चलें जी, वेरी गुड। अभी इसी सवाल को हम लेके चलते हैं फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल से। चलें जी, हेडिंग डाल लें अपने पास। कॉपी पेस्ट कर लें नीचे। अच्छा भाई, अब सर इसकी हमने यहाँ पे हेडिंग डाल दी फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, ऐसा ही है जी। अच्छा, अब मुझे इतना पता है कि इस केस में मेरा जो इंटरेस्ट इनकम है वो कहाँ जाती है? पीएनएल में। और जो फेयर वैल्यू चेंजेस हैं वो भी कहाँ जाती हैं? अच्छा, तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, दोनों तरीके बताऊंगा मैं। सही है, फिर जो जो आसान लगे आपको ऑप्ट कर लेना, ये सही है जी। तो बताऊंगा एग्जामिनर क्या करता है, दोनों एक्सेप्टेबल है। सही है जी, इस चीज के लिए तैयार कर रहा हूँ कि एग्जामिनर अगर एक अप्रोच नहीं तो दूसरी तुम्हें आती हो, उसने दोनों में खेला हुआ है। तो ये फाइनल में यहाँ पे भी दोनों बताता हूँ इधर। अच्छा भाई, इंटरेस्ट इनकम पीएनएल में जाएगा, फेयर वैल्यू भी चेंजेस भी पीएनएल में। इससे पहले क्या था? इंटरेस्ट पीएनएल में, ओसीआई का जो फेयर वैल्यू गेन है वो कहाँ जाता था? ओसीआई में। तो यानी हमने कॉन्ट्रैक्ट को अलग रखा था और फेयर वैल्यूएशन को
अलग रखा था, ये बात हमें याद होनी चाहिए। आगे फिर हम कहते हैं कि इसमें इनिशियल रिकॉग्निशन फेयर वैल्यू पे होगी, फेयर वैल्यू ओनली। और कहता ये है कि इसके अंदर जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो होगी एक्सपेंस आउट। आप सोचें इक्विटी सिक्योरिटीज में भी यही था ना, सही है जी। अच्छा, वही रीजन है कि भाई इसमें भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस आउट इसलिए होगी क्योंकि आपकी इसमें नियत ये होगी कि मैं अभी इन्वेस्टमेंट खरीद रहा हूँ, उसको कौन से बेच दूंगा। बात समझ आई? तो रखूंगा फेयर वैल्यू पे चेंजेस कहां से, पीएनएल से, पर इसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहां जाएगी, एक्सपेंस आउट पीएनएल में जाएगी, कैपिटलाइज। तो ऐसे कितने मॉडल्स हैं जिसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज होती है? दो। पहला अमोर्टाइज कॉस्ट, दूसरा फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। वेरी गुड, साथ साथ बोलोगे। कितने मॉडल है जिसमें जिसमें कॉस्ट कैपिटलाइज होती है? दो, अमोर्टाइज कॉस्ट और फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। इसमें चाहे इक्विटी वाला मॉडल हो चाहे डेट वाला मॉडल, दोनों में क्या होगी, एक्सपेंस आउट। पहले यहां तक कॉपी करें, सिंपल सी चीज। प्रीमियम एक्सपेंस आउट नहीं होगा, ये गलत बात है। प्रीमियम तो आपकी बेसिक कॉस्ट है ना, वो तो जेब से जा रही है, वो आप सामने वाले इशूअर को ही दे रहे हो। सही है खान साहब, सामने वाले इशूअर को ही दे रहे हो ना, वो तो कॉस्ट है आपकी, ब्रोकरेज थर्ड पार्टी को जाती है। इंटरेस्ट इनकम तीनों केसेस में पीएनएल में जाएगी। अच्छा मुझे खुद एक बात बताओ, इंटरेस्ट इनकम में टोपी ड्रामे हो सकते नहीं हो सकते ना, वो तो प्योर प्योर एग्रीमेंट है। ये भी बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा अहमद, वेरी गुड क्वेश्चन, ये भी करेंगे। वो जो पुराने सवाल तुम लोगों पे ड्यू है वो कितने हो गए? दो रह गए बस उसके। हाँ भाई, कहाँ से कहाँ तक थे वो? 12 से 19, 12 से 19 तक। और दो हमारी इक्विटी के। टेस्ट कब होगा? बस ये फेयर वैल्यू टू पीएनएल करा दूं, फिर मैं खुद टेस्ट लूंगा। यहाँ पे टेस्ट खुद ही लूंगा मैं, सारे खुद ही बना के सवाल। क्वेश्चंस मैं आज भेज दूंगा, प्रॉमिस। वो वाले जो 12 से लेके 19 है, सारे क्वेश्चंस भेजता हूँ, बिल्कुल आज भेज दूंगा, प्रॉमिस है। मैं भेज दूंगा। आपको क्या अब तक बुक रिसीव नहीं हुई क्या? वैसे कराची से बाहर रिसीव हो चुकी है बहुत सारे बच्चों को, जो कॉन्टेक्ट में हैं भी। चलें जी, मैं इसकी भी अपडेट ले लेता हूँ। आपको मेरे ख्याल से आपको किसी को मैसेज आया था जिसने ऑर्डर की है? मैसेज आया होगा ना वेंडर का। वेंडर के मैसेज मुझे आ भी देते, बच्चे कंफर्म भी करते सर यही वो शख्स है ना जिससे लेनी है, पैसे दे दें इसको। मैसेज आया था ना, बस सही है, बुक भी आ जाएगी इधर। चलें जी, हमने ये कॉपी कर लिया। मैं नंबर वापस से ग्रुप में शेयर कर दूंगा, मैंने शेयर किया भी था। बस सही है जी, सॉरी फ्रॉम दी वेंडर साइड। चलें जी, ओके। इधर देखिए, मैं सवाल भेज दूंगा आपको, आपको मसला नहीं होगा, सवाल भेज दूंगा मैं आपको आज इधर, ताकि आप कर लें अकॉर्डिंगली वो। चलिए जी, ये फेयर वैल्यू टू पीएनएल का मॉडल शुरू करने जा रहे हैं। अब इसी सवाल को अगर मैं पिक करूं तो सिंपल सी बात है, आप कैलकुलेशन वैसे ही करिएगा, कैलकुलेशन वैसे ही करिएगा। ये राजी वही सवाल है, वही सवाल है, क्वेश्चन नंबर 25, इसका पार्ट 2 सॉल्व करेंगे अब। सही है, मुझे एक बात बताएं, मेरी फेस वैल्यू कितनी है? 1 मिलियन। तो क्या इस मॉडल में क्या फेस वैल्यू चेंज हो जाएगी? नहीं, डेफिनेटली नॉट, नहीं होगी चेंज इधर। अब इसके बाद प्रीमियम 1/20। एक और चीज सुनो, जैसे एक बच्चे ने कहा था सर प्रीमियम भी एक्सपेंस आउट कर देते, भाई मुझे एक बात बताओ, कुछ भी हो जाए आपको ये चीज मार्केट से मिलती ही इतने की। तो इसमें तो देखो, मुझे एक बात बताओ, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कब लगती है? जब चीज खरीद लो। तो ये तो बेसिक कॉस्ट है ना। प्रीमियम तो सीधे सीधे क्या होगा, कैपिटलाइज होगा। पंगा किस पे? ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे, कि या तो उसको कैपिटलाइज करूं या तो उसको एक्सपेंस आउट करूं, बस ये याद रखिएगा। चलिए जी आगे, हमने क्या किया,
ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी निकाली तुमने? 39,200। इनका सम बताओ पहले। 59। अच्छा आप बोलेंगे सर आप भी पागल हैं, वापस से कैपिटलाइज कर दिया आपने, किसी वजह से की है मैंने सुनना। मैंने निकालने के लिए की है कैश 1159, मतलब वो बेसिक चीजें हैं जो बंदा गलती करता है वो यही बता देता हूँ साथ साथ। इधर मैंने कैश निकालने के लिए किया ये, सुनिएगा इधर पीएनएल के दो मेथड्स डिफाइन कर दीजिएगा, बिल्कुल अब्दुल बासित मेरा काम ही यही है। इधर हमने क्या किया, फिर ट्रांजैक्शन कॉस्ट के एक्सपेंस को अलग से लिख दिया 39,200, ऐसा ही है। इन्वेस्टमेंट 1120, अब सही है। कैलकुलेशन वैसे ही करना, खाली इसको इन्वेस्टमेंट में डालने के बजाय अलग से दिखा देना ताकि कैश की फिगर सही आ जाए। ऑनलाइन वालों यहाँ तक कोई इशू आप सबको क्लियर ही है? डे 1 की एंट्री में सिर्फ किस चीज का फर्क आया है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट का। वेरी गुड, ट्रांजैक्शन कॉस्ट का, वेरी गुड। चलें जी, ये हमने एंट्री बनाई है जनवरी 1, 2020 पे। अभी तक मैं मैच करके चलाऊंगा कि तभी मैंने साथ साथ करवाया इधर। अच्छा भाई अब आईआरआर की बात करते हैं, देखें कि क्या फर्क है। पहले आप फोकस करें कि यहाँ पे लिख भी देते हैं आईआरआर इन ओसीआई। प्लीज आप बुक से देख के बताएंगे कितना है? 10 पॉइंट नहीं, 8.6929, 8.6929%। IRR in PNL method 10.0826। मैं सारी कंफ्यूजन क्लियर करके चलूंगा, सही है जी, ताकि एक एक की लॉजिक पता हो आपको। इधर सुनिएगा ताकि आसान रहे ये सब्जेक्ट जैसे अब तक रहा है। इधर भाई अगर मैं ये देखूं, प्लीज सुनना, इस IRR यानी PNL वाले मेथड में आपने डे 1 पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एक्सपेंस आउट कर दिया। बहुत सुकून से सुनना ये बात वरना बाउंसर जाएगी तुम्हारे लिए, बिल्कुल तुम्हारे लेवल पे आके बता रहा हूँ, सुनना। इस केस में आपने डे 1 पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एक्सपेंस आउट किया है, यानी देयर इज नथिंग लेफ्ट जो ओवर द पीरियड एक्सपेंस आउट हो। बात नहीं है समझ, वापस से बताएं सर। देखें मैंने कहा कि फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल के अंदर एक अमाउंट आपने कैपिटलाइज करने के बजाय एक्सपेंस आउट कर दी डे 1 पे। डे 1 पे यही हुआ है। अच्छा जी, अगर डे 1 पे आपने ये हरकत की है तो आई थिंक मुझे ये लगता है कि अब बाकी 3 सालों में कुछ एक्सपेंस आउट करने के लिए बाकी नहीं बचा, हो सकता है सिवाय प्रीमियम के। सिवाय प्रीमियम तो वापस नहीं मिलेगा ना, पर वो तो कैपिटलाइज हुआ है, पंगा तो उस पर नहीं था। अब सुने, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, फोकस होकर सुनना, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि भाई अगर मैं पीएनएल वाले मेथड में हूँ तो उसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट डे 1 पे एक्सपेंस आउट हो जाती है, उसमें अब फ्यूचर ईयर्स में कुछ अमोर्टाइज करने के लिए बचता सिवाय प्रीमियम के, सिवाय प्रीमियम के। तो अब मुझे एक बात बताओ, जब एक चीज पहले ही पीएनएल में ले चुका हूं तो क्या वापस से उस एक्सपेंस को आईआरआर में डाल के अपने रिटर्न को कम करूं, या आईआरआर बनिस्बत उसके ज्यादा होगा? इन दोनों में फर्क किस चीज का है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट का। अच्छा तो फिर ये फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई का जो आईआरआर है वो कम क्यों है? उसके अंदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट का एक्सपेंस भी है जो कि कितने सालों में रिकॉर्ड होगा। तो खुद भी सोचो ना कि उसके अंदर अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट का एक्सपेंस है, इसलिए आईआरआर क्या है, क्योंकि उसमें एक एक्सपेंस नेट हुआ है। उसमें एक्सपेंस नेट क्योंकि वो ऑलरेडी कहाँ जा चुका है, पीएनएल में। तो अगर मैंने वापस से उसको इनकॉर्पोरेट किया तो कितनी बार हो जाएगा? 2 बार। लॉजिकली क्लियर हो? देखो पहले मैंने तो पहले दिन की बात बता दी आपको कि अब कोई आपके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होगी, इवन एग्जाम में भी देखोगे बोलोगे मेक सेंस कि दोनों का आईआरआर क्या होगा, फर्क होगा, डिफरेंट होगा। चलें अब एक एक करके सवाल पूछता हूँ, ये पास पेपर में हो सकता है तुम्हें टच मिल जाए इसका। सही है जी, पहले यहाँ तक बता दो, क्लियर है ऑनलाइन वालों? पक्का लॉजिकली? चलिए रटा नहीं लगाना किसी चीज का। बेहतरीन है जी, वेरी गुड यार। चलें आगे।
अब एक चीज, अब एक एग्जांपल देता हूं मैं। मुझे एक बात बताओ, अज्यूम करो देयर इज नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, सॉरी अज्यूम करो देयर इज नो प्रीमियम, अज्यूम करो देयर इज नो प्रीमियम। सही है? अब समझना बहुत अहम बात यहाँ पे खाली, अच्छा ये इस वाले सवाल से हट के है बात, तुम बाद में इसको कॉपी भी कर लेना ताकि दिमाग में नक्श रहे ये वाली बात। सही है भाई? मैं अज्यूम कर रहा हूं देयर इज नो प्रीमियम। वेरी गुड यार, सुनना मेरी बात, बहुत अच्छा यार, किसने बोला था ये? वेरी गुड यार, सुनना। अज्यूम देयर इज नो प्रीमियम, तो मुझे एक बात बताओ, फेस वैल्यू और यहां भी फेस वैल्यू। अच्छा हमने ये कहा कि दोनों जगह फेस वैल्यू होगी, कोई प्रीमियम का चक्कर नहीं है। अच्छा फेस वैल्यू पे रिटर्न है 10% का, दिस इज व्हाट कूपन। क्या ये कूपन रेट को मैं दूसरी जबान में मार्केट रेट भी कहता हूं। दूसरी जबान में क्यों? मार्केट में मिल रहा है इतने पे, डेफिनेटली मार्केट में मिल इतने पे रहा है। सही है जी, वेरी गुड यार। अब आगे आगे एक एक करके सुनिएगा। अच्छा जी, यानी मैं कह रहा हूं कि अगर सिर्फ दोनों केसेस में फेस वैल्यू हो, प्रीमियम नहीं हो, ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी नहीं हो, दोनों का IRR 10 होगा। ना इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, ना उसमें, ना इसमें प्रीमियम है, ना उसमें, तो IRR और कूपन सेम होगा, चाहे OCI हो या PNL हो। वेरी गुड यार, पहले बताओ ये बात पिक हो रही है? अच्छा IRR भी सेम होगा, वो भी दोनों मेथड्स में सेम होगा, क्योंकि कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है, कोई प्रीमियम नहीं है। वेरी गुड यार, ये लॉजिक्स में पूरी इधर। अच्छा भाई, हमने कहा आओ एक और चीज देखते हैं। मैंने कहा व्हाट इफ हम ये करें एक एक करके। अच्छा इस केस में अगर मैं बोलूं व्हाट इफ के ट्रांजैक्शन कॉस्ट आ गई, सही है जी, तो इस वाले केस में मेरा IRR क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। रीजन? क्योंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट में नेट हो जाएगी, क्योंकि तुमने डे 1 पे क्या की होगी, कैपिटलाइज। बात क्लियर है? बस ये बात चिपकानी है दिमाग में, जल्दी बताएं। अच्छा यानी अब, अच्छा एक बच्चा कह रहा है कि कूपन इज ग्रेटर देन IRR। यस, कूपन इज ग्रेटर देन, या हम यूं भी कह सकते हैं IRR यानी एक्चुअल रिटर्न इज लेस देन कूपन, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट। वेरी गुड यार, मैं रेट की बात कर रहा हूँ, मैं रेट की बात कर रहा हूँ। आगे मैंने कहा भाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट यहां पे भी है, बट ये क्या हो जाती है, एक्सपेंस आउट हो जाती है। अच्छा यहां पे क्या हो जाएगा फिर, IRR 10 ही रहेगा, IRR 10% रहेगा। कैसे? क्योंकि हमने ट्रांजैक्शन कॉस्ट को रेट में एम्बेड सीधा कहां फेंक दिया, PNL में एक्सपेंस आउट कर दिया, उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। पहले बताओ दोनों में फर्क समझ आया? देखो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू थ्रू OCI एंड फेस वैल्यू थ्रू PNL। अब IRR में आपको होपफुली कोई मसला नहीं होगा। सही है जी, इस केस में लिख भी देता हूं कि यहाँ पे IRR इक्वल टू assuming no premium स्लैश डिस्काउंट। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि भाई इस लेवल का पेपर आए तो मजा भी आए। सही है जी, एक साल की एंट्री बनाने में क्या मजा है? गेम तो तब है जब लॉजिकली साउंड हो। सही है, पूछे तुमसे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बताओ, उसको जरा इंटरप्रेट करके बताओ, तो गेम तो ये है ना। चलें जी, यहाँ पे कोई मसला है? मैंने पहला दिन क्लियर किया है अभी रेड में। चलें जी इधर आगे, चलें भाई हम पहले दिन पे आ गए। अब हम होपफुली आज के बाद तुम्हारे दिमाग में ये क्लैरिटी आ गई कि IRR फर्क होगा, क्योंकि मुझे शायद कश्यप कह रही थी उस दिन के सर ये तो IRR अलग अलग है। तो पहली ये चीज क्लियर कर दी कि IRR अलग क्यों होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट। वेरी गुड। अच्छा अगर इसमें भी प्रीमियम हो उसमें भी प्रीमियम हो, तो प्रीमियम वहां भी कैपिटलाइज हुआ है, वो भी IRR में एम्बेड हुआ है। क्या चीज एम्बेड नहीं हुई है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट। बस ये फर्क है। चलें जी, मतलब ये कि जहां एडिशनल कॉस्ट होगी वहां IRR कम हो जाएगा, एक्सेप्ट इन केस ऑफ PNL डेफिनेटली।
मैं अभी ये नहीं कह रहा कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट एडिशनल कॉस्ट नहीं है, बट वो आईआरआर के अंदर एम्बेड नहीं हो रही है क्योंकि ओवर द पीरियड रिकॉर्ड नहीं होना, उसको डे 1 पे रिकॉर्ड होना है। क्लियर है भाई? चलें जी आगे। ये तो हमने पहली चीज कर ली, क्योंकि है टेक्निकल तो मैं अपने हिसाब से कहानी करके पहुंचा रहा हूँ वहां तक। आगे जी। अच्छा भाई, ये तो हमारी बात हो गई पहले दिन की। हमने कहा चलें सर अब इसकी आगे की ऑनवर्ड्स अकाउंटिंग करते हैं। ओपनिंग आ गया, इंटरेस्ट आ गया, कैश और क्लोजिंग, और यहाँ पे हमारी कैरिंग अमाउंट, फेयर वैल्यू। यहाँ पे लिख दिया गेन या लॉस। सही है जी। हम इसको अभी कर रहे हैं मेथड 1 से। सही है जी। अगर होपफुली ऐसा दे दे तो ऐसे कर लेना। प्रीमियम की वजह से आईआरआर कम होता है, डिस्काउंट की वजह से आईआरआर ज्यादा। रोहान देखो, इट डिपेंड्स कि प्रीमियम दे रहे हो या मिल रहा है। रट्टा नहीं लगाना इस चीज का रोहान। देखो लॉजिकल सी बात है, अगर प्रीमियम दे रहे हो तो आईआरआर क्या हो जाएगा, प्रीमियम मिल रहा है तो आईआरआर बढ़ जाएगा। डिपेंडिंग अपॉन द केस, प्रीमियम दे रहे हो तो डेफिनेटली आईआरआर कम होगा, डिस्काउंट मिल रहा है तो आईआरआर ज्यादा। ये तो हमने पीछे से पूरी चेन ऑफ आइटम चलाते हुए आ रही है हर सवाल के अंदर। सही है। आगे इसकी आखिर में समरी भी लिखवाऊंगा ना। चलें जी भाई, हमने 2020 पे आ गए। शुरुआत हुई 1120,000 से। अच्छा अब आईआरआर कौन सा यूज करूं, 10 पॉइंट समथिंग वाला? क्योंकि वो यूज करूंगा तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट फिर एक्सपेंस आउट हो जाएगी, क्योंकि मैंने कैपिटलाइज ही नहीं की तो एक्सपेंस आउट क्यों करूं? आपके सामने क्या इस अमाउंट में कैपिटलाइज हुई भी है, इसमें है, तो फिर आईआरआर भी वो लू ना जो इसके बगैर हो। सही है जी। आगे वेरी गुड यार। इसके बाद कितना आया ये आंसर, कितना है 10 पॉइंट समथिंग लगा के? सुकून से भाई, दलील नहीं करवाना, अच्छे से इसको करो। ये 112925 चेक कर लें आप। अच्छा भावेश कह रहे हैं डिफरेंस ऑफ पीएनएल एंड ओसीएस ट्रांजैक्शन कॉस्ट वो डायरेक्ट पीएनएल में जाती है, बाकी सेम एज ओसीआई। हाँ इट इज समरी। ओके जी, वेरी गुड भावेश, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। इधर ये कितना आ गया, कैश कितना 125, क्लोजिंग 1207 110225 1107,925। चलिए जी सर, अब इसकी एंट्री बनाते हैं 31 दिसंबर 2020 पे। आपने सर कैश लिया है 125 का। अच्छा देखें, जो भी मेथड ऑफ अकाउंटिंग हो, पैसे तो वही आ रहे हैं ना कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, खाली उसका अकाउंटिंग मॉडल क्या है, चेंज है। सामने वाले को कोई मसला ही नहीं है, अकाउंटिंग कोई भी करो, वो बोलता है मेरे से कॉन्ट्रैक्ट, अकाउंटिंग आपकी ऑप्शन है। चलिए जी। इसके बाद हमने बुक किया इंटरेस्ट इनकम 112925। अच्छा भाई, इन्वेस्टमेंट 12। यार आपने कहा था सर ये तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस आउट हो गई, तो फिर ये क्या अमोर्टाइज हो रहा है? वेरी गुड यार, क्या अमोर्टाइज हो रहा है? प्रीमियम अमोर्टाइज हो रहा है। लॉजिकल सी बात है, वो भी तो कैपिटलाइज हुआ था, तो वही तो आईआरआर में है जिसने आईआरआर को क्या किया हुआ है, कम किया हुआ है एक्चुअल के मुकाबले में। एक्चुअल कितना है, एक्चुअल कूपन है 12.5 और हमारा ये कितना आ रहा है 10 पॉइंट समथिंग, तो सर वो प्रीमियम का ही मसला है। चलिए जी, वेरी गुड। आगे सर, ये तो हो गया प्रीमियम की अमोर्टाइजेशन, हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं ताकि आपको याद रहे। प्रीमियम ओनली अमोर्टाइजेशन, सेट है जी। इसके बाद ये तो हो गई प्रीमियम की अमोर्टाइजेशन। अब मुझे एक बात बताएं, मेरी कैरिंग अमाउंट भी यही है 1107,925। फेयर वैल्यू कितनी है 1120,000। देख लो, ये तो ओपनिंग थी 1170,000।
फेयर वैल्यू गेन या लॉस। गेन है, चलें जी आ गया 62075 आपने यहाँ पे चिपका दिया। अब आपने क्या किया भाई 62075 आपने इन्वेस्टमेंट की डेबिट, पीएनएल किया क्रेडिट। ऐसा ही है। चलें जी पहले साल में कोई मसला है या सिंपल है? मैंने आपको खाली पहले साल का डिफरेंस बता दिया ट्रांजैक्शन कॉस्ट का और आईआरआर का, आगे लेके आएंगे वही फेयर वैल्यूएशन है, पहला साल क्लोज हो गया। इसको प्लीज कॉपी कर लें एंट्री को। ये खत्म होगा, इसकी कंडीशन हो जाएंगी, फिर इशूअर शुरू हो जाएगा। इशूअर बहुत आसान है, टेबल दिखा दूं? अभी बताता हूँ बास्केट बेस्ट में। इसमें एजेड का कॉलम बनाना चाहें तो बना सकते हैं, बट नॉट नेसेसरी क्योंकि रिटेन अर्निंग में जाना है। सही है। अच्छा जी अब इस ये वाला मेथड हो चाहे वो वाला मेथड हो, मेरी इन्वेस्टमेंट दोनों केसेस में फेयर वैल्यू पे होगी। एक मेथड है जिसमें फेयर वैल्यू पे नहीं होगी, वो कौन सा है? अमोर्टाइज कॉस्ट। यानी अगर मैं कहूं कि भाई अमोर्टाइज कॉस्ट होता तो मेरा क्लोजिंग कॉन्ट्रैक्ट वाला आ रहा होता, भाई ये नहीं होता, कुछ और होता क्योंकि उसमें आईआरआर कुछ और होता। सही है जी। आगे सर अगला साल में शुरू करने लगा तो अब स्टैंडर्ड ये कहता है कि तुम्हारा जो फेयर वैल्यू का गेन है वो भी पीएनएल में जाता है, जो इंटरेस्ट है वो भी पीएनएल में जाता है। अच्छा अब आपको दो ऑप्शन दे दिए, पहला मेथड वन, दूसरा भी बता ही नहीं था क्योंकि पहले इस पे हम, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो। वो कहता है ये कि अब आई एम इन डिफरेंट क्योंकि कोई पीएनएल का पंगा नहीं है। कोई पीएनएल का पंगा पहले था, इससे पहले वाले मेथड में था, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में क्या पंगा था? वहां पे फेयर वैल्यू को गेन कहां जा रहा था? तो ओसीआई पे इंटरेस्ट पीएनएल में जाना नहीं चाहिए, तो वरना तो ये मिसमैच हो जाता ना कि भाई आप फेयर वैल्यू गेन ओसीआई में डाल रहे हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट तो आ ही नहीं सकता, वरना वो कहां चला जाता? पीएनएल के अंदर। यहाँ पे दोनों चीजें कहां जा रही हैं? पीएनएल में। अब वो कहता ये है कि आपको पहला ऑप्शन ये दे रहा हूं कि आप सिंपल सिंपल एक काम ये करें, प्लीज सुनिएगा, सिंपल एक काम ये करें कि आप अपनी फेयर वैल्यू को उठाएं और उसको ओपनिंग बना दें। फेयर वैल्यू को उठाएं, इसको ओपनिंग बना दें। मैंने कहा कि भाई 1170,000 रख दिया मैंने। ये मैंने क्या रखा है? फेयर वैल्यू। क्या रखा है यहाँ पे? फेयर वैल्यू रखा है। प्लीज सुनिएगा, बहुत फोकस के साथ भी समझा रहा हूं मैं इधर। अच्छा पिछले वाले केस में मैंने कॉन्ट्रैक्ट को अलग रखा था, फेयर वैल्यूएशन को, ताकि ओसीआई को अलग रख सकूं। यहाँ पे क्यों अलग नहीं कर रहा मैं? दोनों गेन कहाँ जाते हैं? पीएनएल में। सही बात है यार उसकी भी कि भाई इनडिफरेंट है, अब कोई पंगा ही नहीं है ना, चाहे गेन हो पीएनएल में, लॉस हो पीएनएल में, इंटरेस्ट भी कहाँ पे? पीएनएल में। तो अब पंगा नहीं है, मैंने सीधा फेयर वैल्यू उठा के यहाँ पे चिपका दी। हम यहाँ पे लिख देते हैं हल्का सा कि हमने यहाँ पे फेयर वैल्यू चिपका दी, सिंपल कहानी आ गई। सही है। आ गया। अब मुझे एक बात बताएं सर, ये तो आ गई फेयर वैल्यू यहाँ पे, अब मैं इस पे इंटरेस्ट बुक करने लगा तो मैं एक बहुत ही अहम चीज सिखा रहा हूँ, तो प्लीज फोकस होकर सुनना। मेथड वन है इसलिए। पहले बताओ फेयर वैल्यू ओपनिंग रख दी, इसमें तो कोई पंगा नहीं है ना, पहले की लॉजिक अलग है, इसकी लॉजिक अलग है। मैंने फेयर वैल्यू ऑनलाइन वालों प्लीज कंफर्म करो, ओपनिंग फेयर वैल्यू रखी है, इसमें कोई मसला नहीं है, जल्दी बताओ फिर आगे जाऊंगा, ताकि सवाल नहीं हो रिपीट। जल्दी। ओके बेहतरीन है क्योंकि हम इनडिफरेंट हैं। आगे अब मैं अगर ये कहूं, तुम कह रहे थे कि मेरा रिटर्न 10% 0.0826 है, 10.0286% है मेरा। कब? जब मेरे ये पैसे फंसे होते
और आखिर में 108 मिल जाता है। वापस से सुनने, बहुत अहम बात करने जा रहा हूं मैं। आपने क्या कहा था, ये जो रिटर्न निकाला होगा किसी ने भी, सही है जी, एक्सेल पे या किसी फाइनेंशियल मॉडल में सारे कैश फ्लोज लिखे होंगे और आईआरआर निकाल लिया होगा। हमने कंप्यूटर को ये कहा होगा कि भाई मेरे अगर इतने पैसे फंसे हों, हर साल इतना इतना मिलेगा और आखिर में इतने मिलेंगे, तो बताओ हमारा इफेक्टिव रिटर्न क्या है। तो उसने जवाब क्या दिया होगा, 10.0826। पहले बताओ ये बात समझ आई? वापस से कह रहा हूं, आपने डे 1 पे ये कहा था कंप्यूटर को या किसी भी फाइनेंशियल मॉडल को, क्योंकि जब मैंने आईआरआर निकाले सारे सवालों के, मैंने अपने अकाउंटिंग मॉडलिंग की हुई है पूरी, इसकी फाइनेंशियल मॉडलिंग की हुई है। सुनना, मैंने ये कहा था कंप्यूटर को, जब सवाल बनाया मैंने कहा था भाई डे 1 पे कितने फंसे हुए हैं, 11200000, ऐसा ही है। डे 1 पे कितने फंसे हैं, 11, मैं ये क्यों नहीं कह रहा 1159200। तो ये तो एक्सपेंस आउट हो गए ना, ये तो गए, इसका तो पंगा ही नहीं है। ऑनलाइन मतलब साथ, तो जल्दी बताओ, ऐसा ही है, इसका तो पंगा ही नहीं। हमने कहा इतने फंसे हुए। मैंने फिर कंप्यूटर को ये कहा कि अगर 11200000 डे 1 पे दूं और हर साल 125 125 125 मिले और आखिर में कितने मिल जाएं, 1080000। साथ साथ देखते हैं, वापस से गेम खेलते हैं। आईआरआर निकालना तुम्हें आना भी नहीं चाहिए क्योंकि तुम्हारे एग्जाम का पार्ट नहीं है। मैं फिर भी बता रहा हूं मैंने कैसे निकाला। सुनना, मैंने बोला, मैंने कंप्यूटर को बोला मेरे शुरू में कितने फंसे हुए, 1120। 3 साल कितने मिलेंगे, 125 125। मैंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर किया, यानी टाइमलाइन बनाई। पहले साल ये 0 पे दूंगा 1120000, 3 साल 125 125 125, ऐसा ही है। फिर मैंने कहा कि 125 125 125 मिलेंगे, आखिर में कितने वापस मिलेंगे, 1080000। यानी अब मैं वापस से आपको बता रहा हूं कि मैंने किस तरीके से निकाला है। मैंने डे 1 पे नेगेटिव ये रखा होगा। मैंने नेगेटिव 1120 क्यों रखा होगा आईआरआर निकालते हुए, क्योंकि मेरी जेब से गया है, मेरी जेब से गया है। वेरी गुड यार। अब दूसरा केस सुनो। फिर मैंने कहा था मुझे पहले साल कितने मिलेंगे, 125, दूसरे साल, तीसरे साल, आखिर में 1080000। मैंने कंप्यूटर को बोला होगा मुझे बताओ अगर ये चीजें हों 3 सालों में तो मेरा रिटर्न कितना है। तो उसने मुझे रिटर्न कितना बताया होगा, 10.0826%। ऑनलाइन वालों तुम सब यहाँ तक बात क्लियर है? ये मेरा इफेक्टिव रिटर्न है। क्या है? इफेक्टिव रिटर्न है। तो प्लीज सुनिएगा। तो आपने कंप्यूटर को ये बोला कि मुझे सामने वाला दे रहा है 12.5%। 12.5% 1,25,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है ना? नहीं, ये बात समझिए। जो 1,25,000 की अमाउंट है वो कितने परसेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, 12 तो आपने ये कैश फ्लो में डाल तो दिया, जिसको मैं कहता हूँ फाइनेंशियल मॉडलिंग, जो मैंने की हुई है। यहाँ पे सुनना, मैंने कहा कि भाई 12.5% इक्वल टू 1,25,000। मैं कंप्यूटर को यही तो कह रहा हूँ कि 125 125 125 मिले, यानी 12.5 12.5, और शुरू में इतने पैसे डालूं वापस में इतने मिले, तो बताओ मेरा इफेक्टिव रिटर्न कितना है। उसने तुम्हें रिटर्न क्या बताया, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रीमियम, जस्ट बिकॉज ऑफ, तो उसने उसको एम्बेड कर दिया उसके अंदर। तो मेरा रिटर्न कितना आता है, 10.0826। पर ये अब देखो कनेक्ट करता हूँ यहाँ से, क्योंकि ये इतनी टेक्निकल चीजें हैं तो बातों बातों में बताना है ना। अब अगर मैं ये कहूं कि 10.0826 तो वो रिटर्न है कि शुरू में मेरे फंसे हुए हों 1120 और आखिर में निकालूं 1080। साथ साथ बोलोगे, शुरू में फंसे हुए हो कितने, 1120, आखिर में निकालूं 1080। पर अब सीखने की बात है, आपका रिटर्न क्या यही था जो कैश फ्लो थी, आप चेंज हो गया? वेरी गुड यार। चेंज इसलिए हुआ क्योंकि आपने उसमें ये एडिशनल गेन डाल दिया। नहीं है ये बात समझ? अब आपने क्या किया, उसमें एक एडिशनल गेन डाल दिया। भाई आपने कंप्यूटर को ये कहा था शुरू में कि मैं 12.5 कमाऊं, पहले इतने पैसे डालूं वापस इतने निकालूं, तो कितना रिटर्न, आपने बोला 10.0826। ये कब था, जब पैसे डालो 1120 निकालो 1080। पर मैं अब आपसे आखिरी बात पूछ रहा हूं कि आपने जो अज्यूम किया था कि पैसे 1120 डालें और ये कमाऊंगा, कि आपने वो कमाया या कमाई कुछ और हो चुकी है? ये बात पिक करनी है। कमाई वही रही है, चेंज हो गई? जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को क्या किया है, चेंज किया। आपने अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को चेंज किया है। अब बताओ यहां तक बात समझ आई, क्लियर है? जानी पक्का? देखो इतनी सी भी कंफ्यूजन है, हाथ क्या पूछ रहे हो, जल्दी बताओ। एडिशनल गेन रिटर्निंग का पार्ट बन गया इसलिए ओपनिंग फेयर वैल्यू, बिल्कुल ऐसा ही है।
बिल्कुल ऐसा ही है, वेरी गुड यार। चलिए जी, यानी आप सब इस बात पे राजी हो चुके हैं कि मैंने जो गेन की अजम्पशंस ली थी और जो रेट निकाला था वो गेन चेंज हो गया है, तो आप क्या मानते हैं, क्या वो रेट भी चेंज होना चाहिए, हाँ या नहीं? क्योंकि आपकी इफेक्टिव कमाई हो ही रही है, चेंज हो गई। वेरी गुड यार, आपकी इफेक्टिव कमाई चेंज हो गई है, इसमें कोई पंगा? चलिए, यानी बहुत लॉजिकल वे में चलने, कोई रटा नहीं लगाएगा आज की क्लास में। चलिए जी, वेरी गुड, आ गया। यानी सर हमारी कमाई चेंज हो गई है, आगे सुने। मैंने कहा यार देखते हैं कि कमाई कैसे चेंज हो गई। अब मैंने कंप्यूटर को ये कहा, अच्छा अब आप देखेंगे सर मेरा रिटर्न तो ज्यादा होना चाहिए, आपका रिटर्न 6 पॉइंट हो गया, हाँ या नहीं? पहले बताओ, देख के समझ आता ना यहाँ से, मेरा रिटर्न तो ज्यादा होना चाहिए ना सर। आप कह रहे हैं हमारा रिटर्न क्या हो गया, कम हो गया। भाई ऑनलाइन मतलब बताओ, पहले ये बताओ कि ये बात दिमाग में आती है ना? नहीं भी आती तो मैंने डाल दी कि भाई हाँ सही है, कि रिटर्न कम कैसे हो गया, आप तो आपने तो कमाया है। क्यों? सुनो, जो गेन आप कमाओगे नहीं, कमा लिया आपने, जो ये फेयर वैल्यू गेन है ना, ये कमाओगे नहीं, कमा लिया। अब आगे की बात हो रही है, पास हो गया, अब किसकी बात हो रही है, आगे की बात हो रही है। पहले बताओ, देखो ये लॉजिकल बातें समझ आ रही है ना? देखो ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जितना भी मुश्किल पेपर है तुम्हें पता होना चाहिए। बात सिर्फ सिंपल ही है, ये अना का मसला है कि पास होना है। सुनना, यानी अब एक एक करके पहले मुझे बताओ, मैं 1120 दूं, 1080 निकालूं, 12.5 कमाऊंगा या उससे कम? उससे कम। यानी मैंने कहा 1120 डालता हूँ किसी गुल्लक में, किसी बैंक में, 12.5 12.5 12.5 मिले, उससे निकाल लूं, तो रिटर्न कितना बोला था? 10.0826, ऐसा ही है। फिर मैंने कहा कि एक साल लैप्स हो गया, मैंने कुछ और भी कमा लिया, उसको मैं कौन सा गेन कहता हूँ? फेयर वैल्यू गेन। क्या वो कमा लिया, कमाऊंगा? क्या इन्वेस्टमेंट में डाल दिया उसको? अच्छा जी, अब मैं कह रहा हूं कि मेरी कमाई हो नहीं रही, क्या हो चुकी है? चेंज हो चुकी है। क्या हो चुकी है? चेंज हो चुकी है। अच्छा, अब अगर मेरी कमाई चेंज हो गई तो आपका इफेक्टिव रिटर्न भी होगा या नहीं होगा? चलें जी, मैंने कहा चलो भाई अब हिसाब किताब करते हैं, मैंने फेयर वैल्यू रख दी है। अब एक बात सुनना, अब बहुत अहम बात करने जा रहा हूं। अब मैं सोच रहा हूँ फ्यूचर की या पास्ट की? वेरी गुड, फ्यूचर की। IRR विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड टू फ्यूचर, ऐसा ही है। सुनना, अब मैंने कंप्यूटर को ये कहा, अब मैं 2 साल कमाऊंगा 12.5, 12.5। बात समझ आई? 2 साल क्यों कह रहा हूं? एक साल हो चुका है, एक साल में जितना कूपन रिसीव करना था कर चुका, जितना इंटरेस्ट कमाना था कमा चुका, जितना फेयर वैल्यू गेन करना था कर चुका। क्लियर है यहाँ तक? चलें जी, फिर मैंने ये कहा, जब है टेक्निकल तो इसलिए बिल्कुल रिपीट भी कर रहा हूँ बार बार, ताकि एकदम मतलब होता है ना कि लॉजिकल वे में किसी बैंक के फाइनेंशियल्स भी देखो तो समझ आओ क्या चल रहा है। सुनना इधर, मैंने फिर ये कहा कंप्यूटर को कि मैं 2 साल 12.5 12.5 कमाऊं, आखिर में मुझे कितने मिल जाएं? 10। ये क्यों नहीं चेंज हो रहा आखिरी वाला? वो तो कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो चेंज। पर आज मैं कंप्यूटर को क्या बोलूं, मेरे पैसे कितने फंसे हुए हैं? ये क्यों नहीं? अब आपके मुंह से निकला ना कि मेरी अमाउंट चेंज हो चुकी है, मेरे फंसे हुए पैसे चेंज हो चुके हैं, तो इससे पहले वाला गेन कहाँ गया? रिकॉर्ड हो गया। अब मैं कब की बात कर रहा हूँ? फ्यूचर की। बात क्लियर है? चलिए जी, यानी अब गेम ये है, मैंने कंप्यूटर को ये बोला मैं 2 साल कमाऊंगा 12.5, आखिर में मिलेंगे कितने? 1080, प्लीज समझना। और पैसे अभी डाले हुए कितने? ये रख दिए ना ओपनिंग। अब मुझे बताओ रिटर्न कितना है? तो रिटर्न आ गया कितना? 6.9671। बात क्लियर है? चलें जी, तो अब अगर अच्छा ये मेरा रिटर्न है, ये इफेक्टिव रिटर्न है फॉर 2 इयर्स। वेरी गुड यार। अच्छा अब मैं अगर, अच्छा मेरे लिए ना बहुत आसान काम होता है, जो मैंने हर जगह देखा है, जब भी ये चेंज होगा तो इस पे रेट लगा के आंसर निकाल लेना। भाई क्यों निकाल लेना, ये तो बताओ। बात समझ आ रही है, क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ, सर मैंने ये रेट पिक करना है। चलो एक आखिरी बात जो मुझे ये बताना, अच्छा मुनीब कह रहे हैं डिक्रीज क्यों हो रहा है? मेरी जान, मैंने अभी पूरा एक्सप्लेन किया है, अभी पूरा एक्सप्लेन किया। मुनीब ये डिक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके कितने साल बचे हैं? 2 साल बचे हैं, और जो गेन रिकॉर्ड होना चाहिए वो रिकॉर्ड हो चुका है। डेफिनेट सी बात है, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ मुनीब, क्लियर है? ओके इधर, अब मुझे एक बात बताएं, 6.9671। अच्छा मैं इससे आने से पहले एक चीज पूछा था तुमसे, फेयर वैल्यू थ्रू OCI में क्यों नहीं चेंज हो रहा था? उसमें PNL में गेन, अच्छा
तो आपने मेरे ख्याल से ओसीआई में फेंका था, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू को चेंज इसमें किया है, तो जाहिर सी बात है वहां पे कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू को चेंज नहीं किया था, तो आपने ये समझा था पैसे लगे हुए भी इतने, आगे जा भी इतने ही रहे। इसमें आपने बोला पैसे जितने लगे हुए थे अब उतने, अब वो क्या हो चुके हैं, तो मेरा इफेक्टिव रिटर्न भी चेंज होगा। दोनों में बात क्लियर है? वेरी गुड यार। आगे अब सर आप 6.9671% चिपकाएं इस ओपनिंग पे, 81515 ऐसा ही है। ओसीआई के एलिमेंट में गेन, रिटेनिंग में गेन नहीं था, इसलिए आईआरआर सेम था एग्जैक्टली बिल्कुल। हम सिर्फ यूं कह सकते हैं ओसीआई वाले केस में मैंने कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई नहीं किया था, इसमें कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया, तो फिर मेरा आईआरआर भी कॉन्ट्रैक्ट पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। डेफिनेट सी बात है, लॉजिकल है। क्लियर है अब्दुल बासित? ओके। इधर ये तो 1.25 ही था, सामने वाला कहता है भाई तू जो भी अकाउंटिंग कर मुझसे 1.25 लेके जाओ, अपनी अकाउंटिंग खेलते रहो। सही है। क्लोजिंग कितना, 26515। वेरी गुड जी। अच्छा अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं, पहले एक एंट्री बनाते हैं फिर मजा आएगा इसमें। 31 दिसंबर 2021। अच्छा वैसे देखने को देखा जाए तो ये बहुत आसान है, हर साल की फेयर वैल्यू उठाओ आईआरआर चिपकाओ आंसर, हर साल की फेयर वैल्यू उठाओ आईआरआर चिपकाओ आंसर। पर मसला ये है कि क्यों आईआरआर चिपकाओ, वो गेम है। सही है सर। अब मुझे एक बात बताएं, मैंने कैश रिसीव किया 1.25, इंटरेस्ट इनकम 81515। अच्छा जी अब आप खुद भी देखें, प्लीज सुनिएगा, खुद भी देखें कि 81515 आई है क्योंकि मैंने कुछ इनकम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर ली है फेयर वैल्यू के नाम पे। अब मेरा जो रिमेनिंग है वो क्या है, ओवर द पीरियड का गेन है 2 सालों का। इधर मेरी इन्वेस्टमेंट कितने से क्रेडिट, 43485, ऐसा ही है। अच्छा जी अब प्लीज सुनना, मैं आपको अभी हल्फिया कहता हूं कि आपकी यही क्लोजिंग, यार ये कैसे शो हुआ, हमने शुरू कहां से किया था, तो जो क्लोजिंग है वही होगी ना। अमोर्टाइजेशन से यकीन नहीं आता आपकी बात का, सिर्फ कैलकुलेटर उठाएं, 1170000 लिखें अपने कैलकुलेटर में और इसमें से माइनस कर दें ये, यही है 1126515, यही है ना। देखो लॉजिकल सी बात है ना। अच्छा पहले क्यों नहीं होती थी ऐसे, डीड बन के पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं होती थी पहले, पहले क्लोजिंग, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अलग था, फेयर वैल्यूएशन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट भी वही है, फेयर वैल्यूएशन भी इसके अंदर चिपका दी है। क्लियर है? ये मेथड 1 कर रहे हैं हम। चलिए जी ऑनलाइन वालों यहाँ तक कोई मसला, कैरिंग अमाउंट पे आ चुके हैं हम। वेरी गुड यार। चलें जी अब वापस से इसको किस पे ले जाऊं, फेयर वैल्यू पे, तो आ रहा है वो 1110000। यहां से यहां जाएंगे तो लॉस है कितना, 16515, ऐसा ही है। सही नहीं, लॉस बुक कर लेते हैं। चलें जी हमने ये किया भाई, 16515 का लॉस बुक कर लिया, तो आपने पीएनएल को किया डेबिट और इन्वेस्टमेंट को ऐसा ही है। चलें जी ये आ गया 16515 आपके पास, आपकी यहां तक तो अकाउंटिंग हो गई। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि अब प्लीज अब लिखिएगा नहीं, आप खाली देखें आप यहाँ पे। अब मैं आपसे इतना पूछ रहा हूँ कि मैं ओपनिंग क्या रखूं, 1110 फेयर वैल्यू रख दूं। चलें जी हमने कहा कि भाई हमने 2022 पिक किया 1110। अच्छा मैंने इवन तो उसको फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे कैरी किया, पर मैंने उसको बेचा नहीं है क्योंकि डिस्पोजल आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, मैंने तभी आगे तक लेके गया हूँ। आगे सुनिएगा, एक गेम खेलते हैं, इधर सुनना, अभी सारे काम बना है, प्लीज सुनिए इधर। क्या मैं कह सकता हूं कि मुझे अब आखिर में ये मिलेंगे, ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल प्लस प्रीमियम है, सॉरी प्रिंसिपल प्लस, ये बात समझ आई? ये जो अमाउंट है ना, मैं यहाँ पे लिखता भी हूं ताकि बहुत डिटेल में समझाऊं, ये है प्रिंसिपल ऑफ 1 मिलियन
प्रीमियम 80,000, यही है, ऐसा ही है ना। आगे सुनिएगा प्लीज मेरी बात बहुत फोकस के साथ। प्रिंसिपल प्लस प्रीमियम है, पर ये जो 2022 का साल है ना, इसमें आपको सिर्फ ये प्रिंसिपल नहीं मिलेगा, कूपन भी रिसीव होगा। ये बात समझ आई? इस पूरे साल में प्रिंसिपल भी रिडीम होगा, क्योंकि इससे पहले तो रिडेम्पशन की बारी नहीं आई थी ना। अब क्या आ गई है, रिडेम्पशन की बारी आ गई है। अब प्लीज सुनिएगा फोकस के साथ। क्या आपके दिमाग में ये बात फिक्स होती है कि इस साल में ये प्रिंसिपल प्लस प्रीमियम तो मिलेगा? कब? आखिर में। इस साल के आखिर में एक और चीज भी मिलेगी, कूपन, क्योंकि आपने 12.5 2 साल हो गए ना, एक साल अभी बाकी है। यानी मैं ये कह सकता हूं, अब प्लीज आपने फोकस करना है, ताकि यहाँ पे गेम ही चेंज हो जाएगा। प्लीज सब काम बंद, खाली तुम्हें कैलकुलेटर पे देखना अभी मेरे साथ। क्या मैं कह सकता हूं कि सर अभी हमारे पास S इज इक्वल टू P 1 प्लस I की पावर N। सर ये तो आप QD में ले आए वापस से इधर। मुझे एक बात बताओ, आज मेरे पैसे कितने फंसे हुए हैं आज साल के शुरू में? ये तो सर वो तो कुछ और होते थे ना अमोर्टाइज कॉस्ट में। सर वो गेम अलग था, यहाँ पे हमने कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई कर दिया था हर साल, क्योंकि वी आर इनडिफरेंट, क्योंकि दोनों चीजें कहाँ जा रही हैं? पीएनएल में। ये सिर्फ तुम लोगों की नॉलेज के लिए करवा रहा हूँ, सही है जी? इधर सुनना, मैंने कहा कि चलें सर, मान ली आपकी बात, 1110 ये मेरे पैसे लगे हुए हैं। इस पूरे साल के आखिर में कितने मिलेंगे? 1080 या कूपन भी? दो चीजें मिलेंगी ना, एक 25 प्लस प्रिंसिपल प्लस प्रीमियम। तो मुझे आप खाली ये बात बताएंगे, इसमें मैं अलग से अगर ऐड कर दूं एक 25, ये कितना आ गया? 1205, यही है सर? आपके लिए हमने ये किया 1205, यही है। एक साल की टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, मैं तुम्हें आराम से समझा सकता हूँ, इसलिए मैंने पीछे लंबी नहीं की, क्योंकि कोर्स का पार्ट नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें समझा रहा हूँ कि गेम कैसे चलती है। मैंने कहा रेट कितना है सर, यही तो निकालना है। सोच क्या रहते हैं, यही तो निकालना है। इधर ये आ गया, आई हमारे पास। सर अब मुझे एक बात बताएं, टाइम पीरियड कितना है? 1 है, बेहतरीन हो गया। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताएं, मैं 1205 000 से डिवाइड करा दूं, एट पॉइंट 56%, सही है जी? अच्छा ये तो यूं आ गया ना, पहले उसको यूं कर लेते ना, 1 प्लस आई, ऐसा ही है, और ये 1 है, एक ही साथ है ना मेरे पास। चलें जी, अब मुझे एक बात बताएं भाई, हमने यहाँ पे आपने कहा 8.56%, नहीं पहले ये परसेंट में नहीं आ रहा होगा ना? 1.85586 ये आ रहा है ना भाई, 1 प्लस आई हो गया ये, ऐसा ही है। अच्छा जी, आप इस लॉजिकल सी बात है, इसको उधर फेंक दें, ये माइनस में हो जाएगा। तो ये आ गया 1.085586 -1, ये कितना आ गया? 0.85586 आई। तो ये हम कह सकते हैं 8.55, ये जीरो भी लगाते हैं यहाँ पे, 8.5586% आई आ गया। मैं ये कह रहा हूं कि इस साल के शुरू में इतने पैसे फंसे हुए हों और इस साल के आखिर में इतने पैसे मिले, तो मैं इतने कमाऊंगा कितने सालों में? एक सालों में। सर हम गए अपने IRR के ऊपर 8.5586%, यही है। तो भाई हर साल यही हुआ था। इसमें कितने साल के कैश फ्लो रखे हैं? एक साल के। इसमें कितने साल के जानी कैश फ्लो रखे हैं? इससे पहले में कितने के रखे होंगे? उससे पहले में। अब मैं नजूमी तो नहीं हूं ना कि हर साल का मुझे पता होगा।
मैं हर साल के आखिर में आके अगले की प्लानिंग करूंगा, हर साल के आखिर में आके अगले की, क्योंकि मुझे पता है एक बच्चे का सवाल आएगा, सही है पहले से ही करके रख लेते, पहले से करके नहीं रख सकते ना, ये काम करूंगा कब, जब हर साल के एंड में आऊंगा। बात समझ आई? चलें जी, यानी अब आप मुझे एक बात बताएं, मेरी अजम्पशन ये है कि अगर मैं इस पूरे टेन्योर में इसको नहीं बेचता तो मैं क्यूमुलेटिवली कितने कमा लूंगा एक साल में? 8.5568%। तो मैं अभी इनकम भी उसी से ही बुक करूं ना, बताएं कितना है? 95,000। वेरी गुड यार, ये कितना आ गया? और यही अमाउंट आ जाएगी। आप इसमें ये प्लस करेंगे माइनस करेंगे, देखिए यही आती है, ऐसा ही है। चलें जी, अब मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे मैं यहाँ पे 31 दिसंबर 2022 पे कैश लेके आऊं कितना? 1.25। इंटरेस्ट इनकम कितनी? 95,000। इन्वेस्टमेंट कितनी? 30,000। पता है ओवर द, चलो अभी एक करिश्मा करेंगे बाद में, पहले सुनना इधर। अब मुझे एक बात बताओ, मेरे पास यहाँ पे मेरी क्लोजिंग कितनी है? 1080। मेरी कैरिंग अमाउंट भी, ओ भाई मैंने खुद ही कैलकुलेशंस की थी, आईआरआर इस तरीके से निकाले थे कि आखिर में उसको वहीं पहुंचाएगा वो। अच्छा, तो मेरी फेयर वैल्यू कितनी है? ऐसा ही है। तो इस बार क्या कोई गेन या लॉस है? नहीं है। ये क्या हो गया? जीरो। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, कितने सालों की अकाउंटिंग हो गई? 3 साल। अब मेरे साथ साथ बोलोगे प्लीज, फोकस के साथ ना, मतलब बहुत ही ज्यादा फोकस के साथ। क्या पहले दिन पे ओसीआई या अमोर्टाइज कॉस्ट के या पीएनएल के आईआरआर में फर्क होगा? पहले दिन पे आईआरआर में फर्क होगा? पहले दिन आईआरआर में फर्क होगा? सोचो। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, अमोर्टाइज कॉस्ट और पीएनएल के बीच में फर्क होगा ना? किस चीज का? ट्रांजैक्शन कॉस्ट का। वहां पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट पहले दिन पे कैपिटलाइज होती है, यहाँ पे एक्सपेंस आउट। तो देयर इज नथिंग टू बी एक्सपेंस आउट ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स। तो हमारा आईआरआर ज्यादा, सिर्फ प्रीमियम की अमोर्टाइजेशन होगी। अच्छा, मैंने कहा कि पहले साल की आपने अमोर्टाइजेशन की क्लोजिंग पे पहुंच गए, उसको किस पे ले जाओगे? फेयर वैल्यू पे। अच्छा, अब समझने की बात है, क्या मैंने कॉन्ट्रैक्ट को अलग रखा या फेयर वैल्यू चिपका दी? फेयर वैल्यू चिपका दी। अच्छा, आप अपने आप से एक सवाल पूछो, आपने कॉन्ट्रैक्ट का आईआरआर निकाला था, आईआरआर किसका निकला था? कॉन्ट्रैक्ट का, कि इतने पैसे फंसे हुए हूँ, इतने इतने कमाऊंगा, आखिर में इतने मिलेंगे तो कितना कमाऊंगा, वो परसेंटेज मिल जाती है आपको। तो मैंने जब कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू चेंज कर दी तो आईआरआर विल रिमेन सेम या चेंज? चेंज। तो ओसीआई में सेम था, क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू को चेंज, तो जो रिटर्न अज्यूम किया था वही चला रहे थे, जो रिटर्न अज्यूम किया था वही चला रहे थे। यहाँ पे हमने जो रिटर्न अज्यूम किया था वो हमने चेंज कर दिया, हमने गेन बुक किया, उसको कैपिटलाइज भी कर दिया गेन को, ऐसा ही है ना? इन्वेस्टमेंट में क्लब कर दिया था उसको। अब मुझे एक बात बताओ, अगले साल का आईआरआर ऐसे निकला होगा, मैंने कहा इतने पैसे फंसे हुए, अगले 2 सालों में 12.5 आखिर में 1080 000, तो मुझे बताओ मैं कितने कमाऊंगा? तो उसने क्या बोला? नहीं, 8 पॉइंट समथिंग, सॉरी 6.9761%, यही बोला था उसने। उसने बोला था अगर सारे हालात वाकयात सेम रहे, सारे हालात वाकयात सेम रहे, कितने साल, तो आप इतना कमाएंगे। बात क्लियर है? अच्छा, मैं एक साल के आखिर में आ गया, हालात वाकयात सेम है, चेंज हो गए। अच्छा, फिर क्या मैंने उसको बेचा? नहीं। अच्छा, फिर मैं अपने कंप्यूटर से पूछ रहा हूँ कि भाई हालात वाकयात चेंज हो गए, अब बताओ इतने पैसे फंसे हुए, इतने इतने कमाऊंगा, 1.25, और आखिर में रिडम्पशन होगी, अब बताओ कितने कमाऊंगा? उसने बोला अब एक साल में जो भी होगा वो होगा, अब हालात वाकयात आखिर तक जो होने हैं वही हैं। सही है जी? तो मुझे एक बात बताओ, जो आखिर तक होगा तो उसका इफेक्टिव रिटर्न इसने कितना बता दिया? तब उसने बोला अब एक साल में तुम इतना कमा सकते हो। क्या मैंने इसी के हिसाब से इनकम बुक की, पैसे भी लेके आया, आखिर में अमाउंट वही आ गई? चलें जी, फिर मैंने ये कहा कि भाई हमारा यहाँ पे शेड्यूल जब आ गया, क्लोजिंग पे कैरिंग अमाउंट भी सेम है, और डेफिनेटली आखिर में फेयर वैल्यू और रिडम्पशन वैल्यू भी क्या होती है? सेम होती है। आपके सामने है ये बात, अब कैलकुलेटर निकालें जल्दी से। अपने पास आप लिखें सर -39200, -39200, प्लीज हाँ, एक एक करके, गलत नहीं करिएगा।
ये -39200, इसमें आप प्लस करें 112925, प्लस करें इसको, फिर इसमें प्लस करें 62075, सही है। फिर इसमें प्लस करें 81515, इसमें से लेस करें 16515, इसमें ऐड करें 95,000, कितना आया 29। अच्छा जी, अब जरा आप अपने जो ओसीआई वाला शेड्यूल बनाया था उसके इंटरेस्ट के कॉलम को देखें। इसका टोटल 295800। बात समझ आई? यानी समझाने का मकसद ये है कि अगर किसी भी सिक्योरिटी को आखिर तक लेके जाओगे ना, कुछ भी हो जाए सिर्फ उतना ही कमाओगे जितना कॉन्ट्रैक्ट में एग्री हुआ था। कुछ भी हो जाए उतना ही कमाओगे जितना कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब ऑब्वियसली सिर्फ अकाउंटिंग का फर्क है, सिर्फ अकाउंटिंग का फर्क है। वहां पे देखो गेम ये है कि जो भी ओसीआई में लेके जाओ, सही है जी। अच्छा निम्रा कह रही है सर आखिरी का आईआरआर इंक्रीज क्यों हो गया, लॉजिक दे देता हूँ उसकी, चलो आ जाओ। निम्रा कह रही है सर आखिरी का आईआरआर, अच्छा पहले तो मैंने निकालना सिखा दिया कि कैसे निकाला है मैंने। आखिरी का आईआरआर इंक्रीज क्यों हुआ, जरा इसकी बात सुन लेते हैं, कंक्लूजन है इसका। आखिरी का आईआरआर इसलिए इंक्रीज हुआ क्योंकि आपने एक साल में फेयर वैल्यू लॉस बुक कर लिया, दूसरे साल में आपने जैसे ही फेयर वैल्यू लॉस बुक किया, आपके जो फंसे हुए पैसे हैं वो कम हो गए। अब उस आखिरी साल में आपको कूपन भी मिलेगा और प्रीमियम भी मिलेगा, तो कितने रिटर्न्स हैं, 2। तो आपके पैसे लगे हुए कम और एक साल में मिलेंगे, तो आपका आईआरआर भी ज्यादा। क्लियर है? क्लियर है जी? जल्दी बता दो निम्रा। ओके जी भाई, होपफुली आपको इसमें मजा आया होगा, ये लॉजिकली क्लियर भी होगा। भाई मैं इसे भी ये कहता हूँ जिस तरीके से भी जाओ, खाली अकाउंटिंग डिफरेंस है, बाकी पूरे गेम के अंदर हो ही नहीं सकता कि कोई चीज की मैनिपुलेशन हो जाए। क्लियर है? यानी मैंने आपको प्रूव किया है कि फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल के मेथड में, साथ साथ आखिर बार मैं कंक्लूड कर रहा हूँ क्लास को, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल के मेथड के अंदर आपने एक चीज करनी है, आपने ट्रांजैक्शन कॉस्ट को क्या करना है, एक्सपेंस था। शुरू कहां से करना है, फेयर वैल्यू से। जो आपकी क्लोजिंग होगी वही कैरिंग अमाउंट होगी, उसको किस पे ले जाओगे, फेयर वैल्यू पे। इस साल की क्लोजिंग फेयर वैल्यू अगले साल की, वेरी गुड यार। अच्छा अगले साल की जो ओपनिंग फेयर वैल्यू आपकी बन गई है, तो मुझे खाली एक बात बताओ, क्या आईआरआर सेम रखूं या चेंज कर दूं? क्योंकि आपने वो जो आईआरआर निकाला था, आपने वो हालात वाकया डिफरेंट है। आपने कहा था इतने पैसे लगे हुए होंगे, इतने कमाऊंगा, इतने रिसीव होंगे तो कितना रिटर्न होगा। अब आपने कहा कि वो लगाए हुए पैसे सेम ही चेंज हो गए, तो आपके रिटर्न भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। फिर एक साल गुजरेगा, यही कहानी होगी, अगले साल फिर रिटर्न क्या हो जाएगा। तो आखिरी बार फेयर वैल्यू तो ओसीआई में क्यों नहीं होता, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई, यहाँ पे हमने खुद अपनी अकाउंटिंग के लिए मॉडिफाई कर दिया था। बात क्लियर है? मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज। एग्जाम में बहुत हल्के क्वेश्चन आते हैं, तुम्हें हंसी आएगी जब मैं कराऊंगा तो तुम्हें पता लगेगा। सही है जी, मैं कर देता हूँ। चलिए जी, भावेश कह रहे हैं सर दूसरा मेथड चसी सांस लेने दे, कल करा दूंगा। सही है, अल्लाह हाफिज। क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, प्रॉमिस। ऑफिस पहुंचने के बस करता हूँ मैं। ओके।